नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और यह प्रैक्टिस सीरीज का नंबर आपका पार्ट 10 है। इस पार्ट 10 में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्नों की बात करने वाले हैं, एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं। आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आइए अपनी तैयारी को चेक करें, बेहतर करें और सिलेक्शन का रास्ता आसान करें। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का, ग्रेनाइट चट्टान का, बेसाल्ट चट्टान का या दोस्तों मैग्नेटाइट चट्टान का? तो आपका फीडबैक क्या मिलता है कि ज्वालामुखी से पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान जो होती है वह कौन सी चट्टान कहलाती है? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ऊपर आकर ठंडा होने से बनता है और अग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो अग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। या प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो अग्नेय चट्टान को कहते हैं। बात करेंगे सेकंड दूसरे प्रश्न की कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो हिमालय में या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम सभी लोग जानते हैं, माउंट केटू की बात करेंगे। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के कारीकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम में, और इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर की बात करेंगे। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 यानी 8848 मीटर है। तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने, इस वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात का हुआ है? यह प्रश्न काफ़ी बार दोस्तों पूछा भी गया है टेट एग्जाम में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे। तो स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो इनमें से किस? तो सभी लोग जानते हैं, हम यू आकार की बात कर रहे हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा हुआ है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला की यू के आधार पर हुआ है और इस घाटी की आकृति मिलती भी है आपके अंग्रेजी वर्णमाला की यू अक्षर से। और अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। और जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही या जल या नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप होता है। और एक होता है वी आकार की घाटी। नामकरण यह अंग्रेजी के वी अक्षर के आधार पर रखा गया है। और वी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा हुआ है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वह वी आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। चौथा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं। आपका कमेंट यहाँ पर सर्वोपरि है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, सभी लोग जानते हैं। किसका भाग है? तो एक ही जवाब आता है, वह आता है नेपाल। माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग है और एवरेस्ट पर्वत नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848, लगभग 8900 मीटर की है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें सही कथन को कलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, चूज करना है और ऑप्शन करना है।
तो माउंट एवरेस्ट के बारे में 4 कथन दिए गए हैं कि नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है, 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी और ऊंचाई 9850 है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो सभी जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे डिटेल के साथ, इसलिए कहते हैं हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है डेफिनेशन डिटेल के साथ लाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 या 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें और क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं होती। एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। 5वां प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट के बारे में कथन चुनना है। तो सभी जानते हैं, पहला जो कथन दिया गया है कि यह माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इस चोटी की ऊंचाई या लंबाई 8900 मीटर है और 888 कितना है 8848 परफेक्ट है और लगभग आपके 8900 मीटर के आसपास है। 6वां प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये आपने पता जान भी लिया। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 88, 48, 88, 18, 888 मीटर या 18,888 मीटर, 8,000 मीटर, 848 मीटर। देखिए समझने वाली बात है। देखिए जो लंबाइयाँ होती हैं वह समुद्र तल की ऊंचाई से ही नापी जाती है, चाहे कोई पर्वत की हो, चाहे कोई शिखर की हो, चाहे जिसकी भी हो। तो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जिसकी इतनी ऊंचाई है वही समुद्र तल से ऊंचाई होगी, तो 88-48 मीटर हो जाएगी, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार टेट एग्जाम में, टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। 7वां प्रश्न है, इनमें से विश्व का सभी ऊंचा पठार आपका बताना है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार। सारे पठार के नाम आप जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक रीड की होगी या बच्चों को पढ़ाया होगा, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी की बुक 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक अगर आपने कर लिया, अगर 8th क्लास तक का भी कर लिया तो तैयारी आपकी हो जाती है, और 10th क्लास तक का आपने कर लिया तो तैयारी लाजवाब हो जाती है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार सभी लोग जानते हैं, तिब्बत के पठार की बात करेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है और इसकी ऊंचाई 4500 मीटर या 14,800 फीट है। और तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमाचल पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक यह विस्तृत में है। और यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। तो लंबाई इसकी कितनी है? 1000 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिमालय पर्वत किस पर्वत का एक उदाहरण हो जाएगा? तो यह परतदार पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? जहां पर अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती होंगी, ठीक है, भारत में बात करें, उस क्षेत्र को, उस एरिया को बताना है, उस स्थान को बताना है। उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट व नीलगिरी हो गया, या हम बात कर रहे हैं उत्तरी घाट की बात कर रहे हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो वह क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाता है? वह क्षेत्र हिमालय कहलाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का हिमालय क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। 10वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम की बात कर रहे हैं। तो नंदा देवी चोटी की बात कर रहे हैं। तो नंदा देवी चोटी दोस्तों यह किस राज्य पर स्थित है? तो यह सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है, यह भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है और इससे होता है ऊंची व देश में सर्वोत्तम चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला के भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई 1817 मीटर या लगभग आप मान सकते हैं 25,643 फीट,
बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है 11 नंबर प्रश्न कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। विंध्याचल की बात करेंगे, सतपुड़ा की बात कर रहे हैं, अरावली की बात कर रहे हैं, या सह्याद्री की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सभी जानते हैं वह पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला है। किसकी बात करें दोस्तों? अरावली। और सभी को प्यारे मित्र से बता दें, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। जी हाँ, फ्री में, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रहित में यह टीटी परिवार है। फ्री में आपको नोट्स पीडीएफ फाइल मिलने वाला है और वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नोट्स पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगा। तो क्लासेज के साथ साथ आप लोग, ठीक है, पीडीएफ फाइल नोट्स के माध्यम से आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा। तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है वह कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? तो हम बात कर रहे हैं अरावली की बात करेंगे। और अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। तो अरावली किस राज्य पर है? राजस्थान राज्य, ये भी ध्यान देना है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न आ गया कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम, आपका जवाब होना चाहिए अरावली, जो कि राजस्थान पर है। राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, ठीक है। और अरावली को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है राजस्थान जो है पर्वत श्रृंखला को। एक होता है अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, नाथुला दर्रा स्थित है पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, इंडिया में। तो जो नाथुला दर्रा है यह कहाँ पर है? सारे देश के नाम दिए गए हैं, किस देश पर यह स्थित है? तो नाथुला दर्रा हम बात कर रहे हैं इंडिया यानी कि भारत देश पर स्थित है। यह हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है। नाथुला दर्रा क्या है? हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण में तिब्बत से चुंबी घाटी को जोड़ता है। तो भारत के किस राज्य को? सिक्किम राज्य, ये आपको ध्यान देना है। और भारत और चीन के बीच जब 1962 में हुए युद्ध के बाद यह बंद भी कर दिया गया है और फिर वापस में कब खुला? 2006 में यह खुला था, व्यापार के लिए खोल दिया गया था। और सहायक यह अध्यापक भर्ती आपके 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली की, या हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन, सही आंसर आपको चूज करना है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में बात करेंगे अरावली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट करना, यहाँ पे भरपूर कमेंट करना है। जैसे हर व्यक्ति के लिए भारत में कोविड-19 का वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, उसी तरह हर एक भाई बहन के लिए जितने भी वीडियो क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पर कमेंट करना अनिवार्य है। और अपना कमेंट, अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से 10 प्लस है, 12 प्लस है, 15 प्लस है, या 20 प्लस है, या 25 में से 25 स्कोर कर रहे हैं। सभी फीडबैक करेंगे। जितना ज़्यादा फीडबैक करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बात करेंगे आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सवाना का, टैडा का, या बात कर रहे हैं स्टेपेज की बात कर रहे हैं। तो सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, आर्कटिक मरुस्थल जो है किसका दूसरा नाम है? तो यह टुंड्रा का दूसरा नाम है। टुंड्रा प्रदेश सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है और कम से कम 8 महीनों तक धरातल क्या होता है? हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित मतलब हिम छाया रहता है। हिम किसे जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया व आर्कटिक महासागर के द्वीपों में यह समूहों पर फैला हुआ है। 15वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि ड्रैकेंसनबर्ग पर्वत किस देश पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो आपको दिया गया है ड्रैकेंसनबर्ग पर्वत, यह दक्षिण अफ्रीका देश पर स्थित है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 16वें प्रश्न की, कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है। थार का, गोबी का, टकला मकान, या काराकोरम की बात कर रहे हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कहलाता है गोबी का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र के मंगोलिया में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक माना जाता है। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश पर है? केन्या देश पर, चिली पर,
कांगो पर या लिबिया पर? जी हाँ, बेहतरीन है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश पर है? पृथ्वी की बात कर रहे हैं, सबसे शुष्क स्थान की बात कर रहे हैं, वह स्थान हमारा चिली है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो गोवा के जो दक्षिण का पश्चिमी घाट है, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में पिछले एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा मालाबार। गोवा के दक्षिण का पश्चिम भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो कोंकण तट को नाम से किसको जानते हैं? महाराष्ट्र और गोवा के तटीय भागों को। और उड़ीसा के समुद्र तटीय भागों को उत्तरी सरकार से नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ कर्नाटक राज्य की एक भाषा है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपने डिटेल के साथ जान लिया, मालाबार, कोंकण, कन्नड़ और उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी सरकार क्या है? उड़ीसा के समुद्री तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपका कोंकण तट किसे जाना जाता है? महाराष्ट्र गोवा के तटीय भागों को। और गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हम पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं, लेकिन इसका एक भाग किस देश पर आता है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया या मेडागास्कर। तो जब हमने आपको डिटेल के साथ बताया था कि गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो एक नाम मंगोलिया भी आया था। तो इसका एक भाग जो है निम्नलिखित किस देश पर आता है? तो वह बात करेंगे मंगोलिया, ठीक है। गोबी मरुस्थल संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान आता है। गोबिया मरुस्थल एशिया महाद्वीप, चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया के अधिकांश भाग पर यह फैला हुआ है। 20वां प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो सभी जानते समझते हैं गंगा नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत की पवित्र नदी की बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिम नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले पर स्थित है, जहां से भागीरथी नदी भी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में यह मिल जाती है। और इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर शामिल हो जाती है, मिल जाती है। 21वां प्रश्न दिया गया है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा की बात कर रहे हैं। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य कौन कौन से सम्मिलित हो जाएंगे? तो वह है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है, हर एक भाई बहन हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम अभिनंदन है। गवर्नमेंट टीचर बनना है तो तैयारी लाजवाब करनी पड़ेगी, क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कितना मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिलता है। और इतनी गवर्नमेंट जॉब की महामारी हो चुकी है कि ये मौका, अब एक एक मौका नहीं गंवाना है, एक मौका मिलेगा आपको सिलेक्शन पाना है, ठीक है। तो क्लासेज कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है। ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्रिएटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती के चांसेस नहीं है। 99% आपको गलती के चांस नहीं मिलेंगे। हो सकता है इंसान है 1% हो सकती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं एक भी गलती ना हो। बुक में बहुत सारी आपको गलती भी मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना, वहाँ पे सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। जब आप सर्च करेंगे चैनल का नेम आपको देख लेना है, वही स्पेलिंग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ग्रुप मिलेगा, चैनल मिलेगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ फाइल फ्री नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 2-3 प्रश्न हैं इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सीरीज के पार्ट नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं कि इनमें से निम्न में से नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन जस्ट कंप्लीट ही किया है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा में होता है कि पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होता है, तो हमें क्या होता है, अच्छा होता है नॉलेज के लिए, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कंसेप्ट वाइज आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो वह आपकी ताप्ती नदी है, सुवर्ण रेखा है, नर्मदा है, सिंधु है। तो इन जो ऑप्शन दिए गए इन चारों नदियों में से जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह हमारी सुवर्ण रेखा है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, सुवर्ण रेखा नदी।
और यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियाँ ये सारी क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नोट कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से जानी जाती है? तो सभी जानते हैं तिब्बत की जो सांगपो नदी है, तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं, लेकिन भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। जो हम कहते हैं ना ब्रह्मपुत्र नदी, इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, वो अपनी भाषा में कहते हैं। और इसकी एक बहुत लंबी कितनी है, 2900 किलोमीटर यह ब्रह्मपुत्र की नदी है। और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में शाम्पो और अरुणाचल में डिहम और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में क्या कहते हैं, डिहम के नाम से जानते हैं, और इसे बांग्लादेशी की सीमा में जमुना के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है, गिर जाती है, मिल जाती है। 24वां प्रश्न दिया गया है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या बात कर रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। तो भागीरथी नदी उद्गम स्थल है, यह किसका उद्गम है? तो सभी लोग जानते हैं भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर की बात करेंगे, या गोमुख की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। और यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है और इसकी सहायक नदी है। भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? रुद्र गंगा है, केदार गंगा है, सिया गंगा है, भिल गंगा है, अलकनंदा है। ठीक है, और टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। तो कई बार पूछा गया है कि किस नदी पर बांध यह बनाया गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर यह बनाया गया है। 25वां प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है, साबरमती है, ताप्ती है या नर्मदा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट फीडबैक करके जरूर बताना है। तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम नर्मदा नदी है। जी हाँ, भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इस नदी में भ्रंश नदी रिफ्ट रिवर का यह उदाहरण है। और लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है और साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के बेहतरीन लाजवाब 25 प्रश्न। अब 25 में से आपने कितना स्कोर किया? जी हाँ, इन्वायरमेंट पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज नंबर पार्ट 10 पर 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये 10 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग हम 250 एमसीक्यूज प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एक क्लास फ्री में नोट्स आपको मिलती रहे। ज्वाइन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।